वेलकम टू AKC टेक्निकल क्लासेस। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड, यानी कि ये सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जिससे आप पढ़ने से 30+ मार्क्स आराम से ले आ सकते हैं। आपको अपने सीनियरों से पता होगा कि ये सब्जेक्ट काफ़ी हार्ड माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अगर कुछ लोग ध्यान से ना पढ़ें तो इसमें बैक भी आ सकती है। तो हम लोग देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती श्रेणी परिपथों में अनुनाद। तो इसमें आपको क्या बताना है? प्रत्यावर्ती श्रेणी परिपथों में अनुनाद RLC वो वाला ऐसे होता है सर्किट, फिर यहाँ पे कैपेसिटर लग जाता है। इस सर्किट में आपको बताना है कि अनुनाद क्या होता है, अनुनाद कैसे होता है। इसमें आपको XL XC, ये नीचे देखिए ये दिया है, यहाँ पे Z यानी कि प्रतिघात, XL XC, ओम, टाउ, पावर फैक्टर, इस सबको भी आपको RLC परिपथ तैयार करना है ताकि आपका 2 क्वेश्चन आराम से रेडी हो जाए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कुंडली का Q गुणांक। देखिए कुंडली का Q गुणांक या तो आपको इतना केवल पूछेगा या तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पूछेगा। तो अगर इतना पूछेगा तो आप लोग अच्छे से लिख के आएगा। अगर डिसएडवांटेज और एडवांटेज पूछता है तो पहले इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा, पहले इसका डिफिनेशन, और इसके बाद में एक लाइन खींच के इधर डिसएडवांटेज और इधर एडवांटेज लिख के आप अच्छे से इसको बाकायदा हेडिंग वाइज और बोल्ड हेडिंग में और इंग्लिश हेडिंग लिखने की जहाँ तक हो सके चेष्टा करें, ऐसे लिख लें। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आभासी वास्तविक प्रतिघाती शक्ति या RMS वैल्यू, मतलब आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति, ये टॉपिक के रूप में दिएगा। जैसे किया जाता है ना संक्षिप्त, निम्न टॉपिक पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी आप लोग 1 2 4 लाइन 6 लाइन 7 लाइन का ऐसे लिखते हैं, तो उस चीज़ों में से ये क्वेश्चन है। या तो ये तीनों दिया रहेगा आपके पास, या तो आपसे पूछेगा RMS वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होता है? आप लोग ये जरूर पढ़ के जाएगा RMS वैल्यू होता क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है AC तथा DC करंट। आप AC और DC करंट, अब जैसा कि आप लोगों को पता है ये इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड का पेपर है ये। तो जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसके पेपर का ही नाम है तो इसके क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल के ही होंगे। तो आपको यहाँ पे पढ़ना है AC करंट और DC करंट। यहाँ पे दोनों अलग अलग पूछ सकता है, तो आपको दोनों अलग अलग हेडिंग वाइज करके डिस्क्राइब करना होगा। अगर इन दोनों में अंतर पूछा तो आप जैसे डिसएडवांटेज और एडवांटेज वाला बोला हूँ मैं, यहाँ पे आप इसके AC करंट और DC करंट लिख के उसके दोनों के आप अंतर इधर इधर लिख देंगे, वो भी लाइन वाइज लाइन। फर्स्ट हेडिंग इसमें, सेकंड हेडिंग इसमें, सेकंड हेडिंग इसमें, हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेंगे तो आपके अच्छे नंबर आने के पूरे चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टार डेल्टा कनेक्शन का रूपांतरण या दोनों में अंतर। देखिए इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आना है आपका। स्टार डेल्टा कन्वर्जन आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको आप बिल्कुल ही रेडी कर लीजिएगा। स्टार डेल्टा कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आना भी चाहिए। आगे की पढ़ाई के लिए दृष्टि से भी ये बहुत ही अच्छा है और सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी ये अच्छा है। तो हमारा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 7, सिंगल फेज और 3 फेज। सिंगल फेज और 3 फेज में अंतर या फिर इन दोनों का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस इन दोनों की बताना है। तो देखिए सिंगल फेज और 3 फेज में दोनों से आराम से दोनों का फिगर, ग्राफ वाला फिगर बना दीजिएगा और उसके बाद आराम से इसको डिस्क्राइब कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा कहता है 3 फेज इंडक्शन मोटर और वर्किंग और फिगर। इसमें क्या करना है आपको? 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग विथ फिगर, अच्छे से फिगर के साथ आपको उसको डिस्क्राइब करना है। फिगर नहीं रहेगा तो आपके नंबर डिडक्ट होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। विदाउट फिगर कितना भी सुटेबल आंसर हो उसको कुछ ना कुछ कमी ही मानी जाती है और उसमें नंबर डिडक्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
ट्रांसफार्मर की वर्किंग विथ फिगर। देखिए ये जो चैप्टर आपका, इसमें हर एक क्वेश्चन में आप जहाँ तक हो सके फिगर देने की कोशिश करें, जहाँ तक हो सके आप लोग डायग्राम देने की कोशिश करें, जहाँ तक हो सके, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल का समीकरण। ये भी देखिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल का समीकरण का व्युत्पत्ति करना है। और आपको अगर ट्रांसफार्मर के बारे में पता नहीं, अभी तक पढ़ा नहीं है, तो हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें ट्रांसफार्मर के बारे में लगभग सभी चीज़ें बताई गई हैं, तो आप उसको जाके देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है आज तक ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पावर ट्रांसफार्मर और वितरण, डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में डिफरेंस बताना। डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर वो होता है जहाँ से हम लोग अपना बिजली लेते हैं, यानी कि जो हमारे गांव में होता है। और पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। और अलग अलग पूछता है, तो अगर डिफरेंस आपको याद रहेगा तो आप उसका अलग अलग आराम से आंसर दे सकते हैं। अपना पावर ट्रांसफार्मर पूछेगा उसको लिख दीजिएगा जो उसके पार्ट का रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर पूछता है तो उसको लिख दीजिएगा। अगर डिफरेंस पूछता है तो दोनों ऐसे डिवाइड करके इधर डिस्ट्रीब्यूटिव, इधर अपना पावर ट्रांसफार्मर लिख दीजिए, आराम से काम खत्म और आपके नंबर आपके हाथ में। और अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की ओपन सर्किट तथा शॉर्ट सर्किट टेस्ट को समझाइए। CKT लिखा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सर्किट का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं CKT। तो ट्रांसफार्मर की ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट आप लोग बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा, ये IMP लिख लीजिए आप लोग इस पर। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। और हाँ, आप लोग इसमें देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर लोड पे कैसे काम करता है, हाँ आप लोग देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर लोड पे और विदाउट लोड। विदाउट लोड और लोड दोनों पे ट्रांसफार्मर की वर्किंग देख लीजिएगा। और अगला हमारा क्या आता है, ये देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर, चित्र सहित इसका वर्णन। इसमें देखिए आपका हर एक क्वेश्चन में आपको फिगर देना ही देना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। DC जनरेटर में स्वतः उत्प्रेरण, यानी कि DC जनरेटर में सेल्फ इंडक्शन को समझाइए। इसमें आपको फिगर नहीं देंगे तो भी चलेगा, सेल्फ इंडक्शन को आप आराम से पहले DC जनरेटर को पहले आप हेडिंग डाल के बता दीजिएगा DC जनरेटर होता क्या है, उसके बाद DC जनरेटर में सेल्फ इंडक्शन को बता दीजिएगा, आराम से आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब आपके मैटर सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है DC शंट मोटर में स्पीड कंट्रोल मेथड को समझाइए। ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा, ये कई बार पूछा भी गया है, तो हो सकता है इस बार पूछा जाए। स्पीड में इस शंट मोटर में, DC शंट मोटर में स्पीड कंट्रोल को, इस कंट्रोल के मेथड को समझिए, जैसे जो मेथड यूज किया जाता है कंट्रोल करने में वो आपको समझाना है। इसमें आपको फिगर नहीं देना है, फिगर अगर आप नहीं देते हैं तो भी ये चल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, देखिए ये तो पूरा फिगर ही है। DC जनरेटर के संरचना को चित्र के माध्यम से समझाइए। जब चित्र के माध्यम से बोल दिया तो आपको फिगर देना ही देना है। तो DC पहले उसका फिगर बना दीजिए साफ और सुंदर पेंसिल से, और उसके बाद फिगर बनाने के बाद उसके पार्ट को नेमिंग कर दीजिए, उसके पार्ट के जो नेम हो, X Y Z जो भी नेम हो, और उसके बाद नेमिंग करने के बाद हर एक पार्ट का अलग से हेडिंग डाल के उसको डिस्क्राइब कर दीजिए। आराम से आपके अच्छे से अच्छे नंबर, जो अच्छा से अच्छा एग्जामिनर भी आपको नंबर काटेगा नहीं, आपको अच्छे से नंबर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, DC मोटर में स्टार्टर की महत्ता को समझाइए। DC मोटर में स्टार्टर की महत्ता, यानी DC मोटर में स्टार्टर क्या काम करता है, DC मोटर में स्टार्टर ना हो तो क्या होगा, अगर है तो क्या है, अगर वो है तो क्या काम करता है, ये आपको बताना है। महत्ता मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि महत्ता कैसे बताते हैं। जैसे कोई फ्रेंड है आपका, उसका मेरिट डिमेरिट पूछा जाए, यहाँ एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पूछा है DC मोटर में स्टार्टर लगे होने की इसकी मेरिट क्या है, मतलब ये क्या कर रहा है वहाँ पे। स्टार्टर है तो स्टार्टर का काम जाहिर सी बात है स्टार्ट करना है मोटर का, तो उसमें इसकी महत्ता को समझाना है कि किस चीज़ को रिड्यूस कर रहा है, किस कारण बस इसको उसमें लगाया गया है। तो ये सब उसमें आपको बताना है कि
क्यों वो वहाँ पे यूज किया जा रहा है, तब वो हो जाएगी आपकी महत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसी जनरेटर की कार्य प्रणाली को बताओ। अगर एसी जनरेटर की कार्य प्रणाली को आप बताएंगे तो यहाँ भी फिगर आपको देना है, फिगर देंगे तभी आप कार्य प्रणाली को बता पाएंगे। कार्य प्रणाली बताने के बाद ये तो बहुत ही छोटा एसी जनरेटर आप लोगों ने हाई स्कूल या इंटर में भी शायद पढ़ा होगा, जो लोग इंटर से आए होंगे कि डीसी जनरेटर क्या होता है। वहीं से लोग फिगर, अगर वहाँ वाला फिगर भी आप बनाते हैं तो आपके नंबर डिटेक्ट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, आपको कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ के नहीं आने हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यावर्तक से आप क्या समझते हैं, इसको देख लीजिए, ज़्यादा ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है आपका, ये ऑप्शनल है, आप इसको एक नज़र केवल देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है, ये आ गया तुल्यकालिक मोटर और 3 फेज मोटर में अंतर। 3 फेज मोटर में आपको अंतर स्पष्ट करना है, तो ये भी आप कर ही लेंगे अगर आप दोनों को पढ़े होंगे। और देखिए ये 21 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग IMP करके बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। सर्वो मोटर की व्याख्या, इसमें आपको फिगर, वर्किंग और पूरा सर्वो मोटर का डिफिनेशन, पूरा हर एक चीज़ आपको देना होगा। तो आप लोग इसको बिल्कुल ही, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, बिल्कुल ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर्वो मोटर, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, पिछली बार आया भी हुआ है शायद। अगला क्वेश्चन हमारा जाता है, यूनिवर्सल मोटर के गुण व दोषों का वर्णन करो। सॉरी, बोर्ड हमारा इधर हो गया। यूनिवर्सल मोटर के गुण और दोष का वर्णन करो, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो इसमें जाहिर सी बात है लाइन खींच देंगे, यहाँ पे मेरिट्स, यहाँ डिमेरिट्स, जो भी होंगे यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। मान लो ये डीसी पे काम करता है, मेरिट हो गया, डिमेरिट डीसी पे काम नहीं करता। ऐसे आप डिमेरिट और डिमेरिट बना सकते हो खुद से, अगर आपको उसके बारे में पता होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्या होगा अगर डीसी मोटर को डीसी करंट से सीधे जोड़ दिया जाए, मतलब सीधे बिना कुछ उसमें, जैसे होता है ना कभी कभी कुछ किसी मोटर, आप घर पे मोटर देखोगे उसमें कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर के बिना ही अगर उसको कनेक्ट कर दीजिए तो क्या होगा, ये आपको वहाँ पे बताना है कि मतलब अगर बिना कैपेसिटर के ही आपको जोड़ दिया जाए डीसी मोटर को डीसी करंट से तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए, अब ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसमें बताना है कि बताएं इस ट्रांसफार्मर एसी करंट पर ही क्यों काम करता है। तो जाहिर सी बात है भाई, एसी करंट में फ्लक्स बनते हैं, फ्लक्चुएशन होती है, प्लस माइनस में होता है, तो फ्लक्स कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं। तो जब घटते बढ़ते हैं तो उसमें कुंडली लगी होती है ट्रांसफार्मर में, आपके प्राइमरी कुंडली, सेकेंडरी कुंडली। जब इसमें फ्लक्स घटेंगे बढ़ेंगे तो ये फ्लक्स जो लाइन होती है, फोर्स लाइन, उसको क्या होता है, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लाइन, जब ये इसमें बदलाव होगा इस कुंडली में तो अपने आप इस कुंडली में प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा। अगर इसमें बदलाव नहीं होगा, डीसी रहेगा, तो जब बदलाव नहीं होगा तो यहाँ पे मैग्नेट उत्पन्न ही नहीं होगा, और मैग्नेट उत्पन्न नहीं होगा तो इसमें कुछ नहीं होगा, अपने आप प्रेरण क्या कुछ नहीं होगा। जब यहाँ पे AC दिया जाएगा तभी इस कुंडली में प्रेरण उत्पन्न होगा, और प्रेरण उत्पन्न होने के बाद ये लोड पे अपना करंट देना शुरू कर देगा। तो ये सब बातें हैं, आप लोग यहाँ पे क्लास नहीं चले, केवल क्वेश्चन बताया गया है। अगर आप लोगों को ट्रांसफार्मर पढ़ना है तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, एक वीडियो पढ़ा हुआ है, आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और हाँ, आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके भी नंबर अच्छे जाएं। अकेले नंबर पाने से आपका कुछ भला नहीं होगा, दोस्तों को भी साथ लेके चलिए, क्योंकि दोस्त पीछे रह जाएंगे तो आप आगे जाके क्या करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए।